हाय एवरीवन, स्वागत है भी आप सभी का। और आज हम ऑर्गेनोमेटली के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, एक रिएक्शन आपको दे रखी है और पूछा इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक, बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करने वाला है, NiCO4 के ऊपर भी और PPS3 के ऊपर भी। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ NiCO4 कि सिर्फ NiCO4 के ऊपर डिपेंड करेगा, PPS3 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरे ऑप्शन में बोला है कंसंट्रेशन ऑफ PPS3 ओनली कि केवल सिर्फ PPS3 पे डिपेंड करने वाला है। और ऑप्शन डी में क्या बोला है, द स्टेरिक बल्क ऑफ PPS3। ठीक, इन चार बातों में से बतानी है भाई कौन सी राइट स्टेटमेंट है। जरा ध्यान दीजिए, ये आपका एक 80 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। निकल के पास 8 होंगे, निकल के पास 8 होते हैं और दो निकल जो आपका D8 होता है और साथ में दो इसके s ऑर्बिटल में होते हैं। टोटल 10 हो जाएंगे भाई, है ना। 10 यहाँ पे। और CO के पास कितने होते हैं भाई, एक कार्बोनिल, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो 2 कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे 4 है तो 2 × 4 8 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। टोटल यहाँ पे बन जाएंगे 18। सो इट इज अ 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता है वो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में जाता है बाय गिविंग द डिसोसिएटिव रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएटिव रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक, और अगर कोई 16 वाला है दैट विल कन्वर्टेड इनटू 18 विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और आपको पता भी होगा जो मेरा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, वहां पे जो रेट है वो सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इनकमिंग लिगेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहां पे रिएक्शन डिसोसिएटिव है क्योंकि 18 से 16 में जा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक, 18 से 16 में गए हैं, 16 के बाद आपका ऐड हुआ है कौन, PPS3 ऐड हुआ है, उसके बाद अगेन 18 वाला बन चुका है। मींस इट इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जब भी 18 इलेक्ट्रॉन वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है विद द हेल्प ऑफ क्या दिखाएगा, विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। और डिसोसिएटिव का जो रेट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, द रेट या फिर ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ NiCO4 ओनली, डज नॉट डिपेंड अपॉन द PPS3। तो आंसर विल बी द बी गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं भाई, देखिएगा क्वेश्चन बोला आपसे द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन CO एंड H2 इन प्रेजेंस ऑफ CO2 CO8 एज अ कैटलिस्ट इज। बोला है कि प्रोपीन आपको दे रखी है, प्रोपीन। ठीक, प्रोपीन आप देख लीजिए, प्रोपीन दे रखी है कुछ इस तरीके का, आप बोल दीजिए ऐसा सिस्टम। साथ में CO दे रखा है, H2 दे रखा है, किसकी प्रेजेंस में भाई, कोई कोबाल्ट बेस यहाँ पे कैटलिस्ट ले रखे हैं, CO2 CO8 है। ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए क्या बोला अभी, क्या बनने क्या वाला, ये आपसे पूछा गया क्या बनेगा। तो आपको याद होगा इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन, कौन सी है भाई, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। कौन सी रिएक्शन आपकी है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन है। और क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एल्डिहाइड बनता है। प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड। और जो बनने वाले एल्डिहाइड की खासियत होगी, इट मस्ट हैव वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम more than the reactant molecule, more than reactant molecule, more than reactant molecule। जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उससे एक ज्यादा यहाँ पे होने वाला है। देख लोगे भाई, तो आंसर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 कार्बन थे और यहाँ पे कार्बन कितने होंगे प्रोडक्ट में, 4 कार्बन होने वाले हैं और अल्डिहाइड बन जाएगा। तो 4 कार्बन कंटेनिंग जो अल्डिहाइड होगा दैट इज नोन टू बी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, देखिएगा द रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन बाय द विल्किंसन कैटलिस्ट रिजल्ट इन। आपसे बोला है कि जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजिनेशन में, आखिरी स्टेप की बात हो रही है भाई, आपको पता क्या क्या होता है, पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, फिर आपका ट्रांसमेटलेशन होता है और लास्ट में क्या होता है आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। ठीक, तो एक सिंपल सी बात है जो आप देखोगे यहाँ पे आखिरी में जो मेन चीज देखने वाली होती है वो ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा। हालांकि यहाँ पे अल्कीन इंसर्शन होगा, ठीक, वो भी आपको देखना है और माइग्रेटरी इंसर्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। हमें क्या देखना है यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ठीक, लास्ट में देखना है यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन की बात कर रखी है उसने कि जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है
वहां पे जो आपसे पूछा है तो किस टाइप का इंटरमीडिएट वहां पे बनने वाला, तो आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे देयर विल बी ए टी शेप इंटरमीडिएट, एक टी शेप इंटरमीडिएट वहां पे बनने वाला है। तो यही आपका आंसर बनेगा, फर्स्ट गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। हम इसको डिटेल में आगे चर्चा करेंगे इसकी भी कि किस टाइप से आपकी रिएक्शन चलती है। अभी के लिए देखिएगा, ठीक, आगे देखते हैं भाई। ओके, यहां पे देखिए Na-eta5C5H5 FeCO2 है, जब रिएक्ट करता है Br2 के साथ तो हमें A मिलता है। रिएक्शन जो A की है जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराता हूं तो B मेरे को मिलता है। देखिए इसका रिएक्शन Br2 के साथ कराया A मिला, और A का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया तो B मिला। बोला है जब मैं प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा देखता हूं B का, कंसिस्ट ऑफ टू सिंगलेट, वहां पे दो सिंगलेट देखने को मिलेंगे, उनका जो इंटेंसिटी होगा 5:1 होने वाला है। द कंपाउंड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, ए और बी कंपाउंड कौन कौन से मेरे होंगे, ए और बी कंपाउंड कौन कौन से मेरे होंगे। चलो ध्यान दीजिए, एक छोटी सी बात पे यहां फोकस करिएगा। देखिए आपको दिखाता हूं, क्या देखना है आपको भाई, ये देखिए Na-eta5C5FeCO2 कुछ ऐसे होगा। देखिए ये मैंने Cp का रिंग बना लिया भाई, ये बीच में आयरन आपका होगा। मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, वहां पे जगह थोड़ी सी कम है, इस तरीके से मैंने दिखाया। लेट से Fe होगा, और साथ में क्या होने वाला है भाई, CO, यहां पे भी CO और यहां पे भी CO, कुछ इस टाइप का बनेगा भाई। Na एज अ पॉजिटिव तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने वाला है, ठीक। अब ये नेगेटिव चार्ज Br2 के साथ रिएक्शन कराएगा कुछ ऐसे, देखिए यहां पे अटैक करेगा और एक Br आपका बाहर होने वाला है, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये Cp है, Cp आयरन होगा, और साथ में क्या आ जाएगा, Br यहां पे जुड़ जाएगा भाई, और बाकी दोनों CO एज इट इज रहेंगे, CO और यहां पे भी CO, दोनों आपके एज इट इज रहेंगे, Br जुड़ जाएगा, ये आपका A बनने वाला, दिस इज A। अब उसके बाद क्या बोला भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिडक्शन होने वाले हैं, और रिडक्शन का मतलब क्या है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बाहर चले जाना और हाइड्रोजन का इंसर्ट हो जाना। तो यहाँ पे ब्रोमीन बाहर चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका। तो किस टाइप का सिनेरियो होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने के बाद में आप देखिएगा भाई क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूंगा, देखिए क्या मिल जाता है मेरे को, कुछ इस टाइप का सिनेरियो वहां पे होने वाला है। आप देख पाएंगे एक कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखिए स्पेस थोड़ा सा कम है ऊपर, ये Cp है, यहाँ पे Fe, ये CO, यहाँ पे CO और साथ में H, कुछ ऐसा बनने वाला है। तो मीन्स ये मेरा B है। अब क्या बोला है, आपको बताया है यहाँ पे, क्या बोला है भाई, जो लिथियम द प्रोटॉन NMR ऑफ B, इस B का जब मैं प्रोटॉन NMR लेता हूं कंसिस्ट ऑफ टू सिंगलेट्स, दो सिंगलेट मेरे को मिलेंगे। बिल्कुल भाई, जो Cp है इसके पास 5 हाइड्रोजन आपके लगे इस तरीके से, हर एक कार्बन के पास में, हर एक कार्बन के पास में, ठीक। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, इन पांचों जो आपके प्रोटॉन्स हैं उनका एक सिग्नल आने वाला है, एक सिग्नल आएगा और नेबर में कोई नहीं है जिसकी वजह से वो आपका स्प्लिट हो पाए। तो 5 जो आपके प्रोटॉन होंगे वो एक सिंगलेट दिखाने वाले हैं, और ये अकेला प्रोटॉन एक सिंगलेट दिखाएगा। मीन जब मैं रिलेटिव इंटेंसिटी की बात करूंगा दैट विल बी 5:1। इसका मतलब क्या होता है, कितने प्रोटॉन मिलके सिग्नल देते हैं, इंटेंसिटी का मतलब वही है। तो ये 5 प्रोटॉन मिलके, ये वाले 5 मिलके तो एक सिग्नल दिखाएंगे हैविंग इंटेंसिटी 5, और ये अकेला मिलके एक सिग्नल देगा। देयर विल बी द 2 सिंगलेट हमें मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल प्रोडक्ट मेरा यही होने वाला है। तो आंसर मेरा देख लीजिए क्या बनेगा, बिल्कुल पहले Br अटैच होगा और B प्रोडक्ट में क्या होगा, H वहां पे आने वाला है। बिल्कुल भाई A गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, यही बनने वाला है भाई। बाकी ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे Br2 दिया है, देखिए गलत हो जाएगा आपका, Br2 दिया है, ठीक। अगले वाले ऑप्शन में देखिए, अगले वाले ऑप्शन में H2 बोला है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और उससे अगले ऑप्शन में तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया, HBr दिया है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। आगे चलते हैं भाई, देखिए द कंपाउंड दैट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H2 इज, इनमें से कौन सा ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखा सकता है H2 की प्रेजेंस में, दैट कैन अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H2 इज, H2 की प्रेजेंस में कौन सा ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाएगा। तो बड़ी बेसिक सी रिएक्शन होती है भाई, आपको देख लेना है। किसके बेस पे देखोगे, सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाँ जी इलेक्ट्रॉन देख लेने, और साथ में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर आपको फोकस करना है, दैट गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप कर लेना भी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है।
द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ फ्री बेंजीन शोज अ पीक एट 7.2 ppm। जो फ्री बेंजीन होती है मेरी, उसका जो प्रोटॉन होते हैं वो 7.2 ppm पे वैल्यू दिखाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक्सपेक्टेड केमिकल शिफ्ट ऑफ C6H6 इन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ ईटा 6 C6 Cr CO3। बोला है भाई अगर उस बेंजीन को मैं किसी मेटल के साथ जोड़ देता हूं तो वहां पे उसके प्रोटॉन कितनी वैल्यू पे दिखाने वाले हैं स्पेक्ट्रा। ठीक, बिल्कुल एक फ्री बेंजीन 7.2 पे दिखाती है, लेकिन उसी बेंजीन के जो प्रोटॉन हैं जब वो किसी मेटल के साथ जुड़ेंगे, लाइक यहां पे बात कर रहा है इस तरीके से क्रोमियम, और यहां पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा, देखिए लाइक दिस, और ये जुड़ने वाला है इस क्रोमियम के साथ में। ठीक, और बात क्या क्या है भाई, CO आपके हैं, 3 CO भी हैं, वो भी बना लीजिए बिल्कुल इस तरीके से। तो क्या देखोगे, अब ये जो प्रोटॉन्स है इनकी वैल्यू कहां पे आएगी। अब फ्री बेंजीन का तो आपको पता था भाई, इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो कहां पे आते हैं वैल्यूज 7.2 ppm, ये आप सभी को पता है। लेकिन अब वैल्यू कहां पे जाने वाली है, देखिएगा भाई जब मेटल के साथ जुड़ेगा तो ये जो रिंग करंट बन रहा था, जो रिंग सर्कुलेशन हो रहा था, जो वैल्यूज आपकी आ रही थी एन आइसोट्रोपी की वजह से, वो सर्कुलेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जब ये मेटल के साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू आपकी है वो कम होने वाली है, देन वैल्यू विल बी 4.5। और रीजन क्या रहेगा, डिसरप्शन ऑफ रिंग करंट। रिंग करंट प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा, और जब रिंग करंट नहीं बनेगा वहां पे प्रॉपर्ली, इसका मतलब जो एनाइसोट्रोपी की वजह से वैल्यू इतनी आ रही थी उस वैल्यू में गिरावट आने वाली है, एंड वैल्यू विल बी 4.5। डिसरप्शन रहेगा रिंग करंट में, यही इसका रीजन होने वाला है। ठीक, आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड विद फिनाइल लिथियम इन 1:3 मोलर रेशो yield the product A, which on further treatment with methyl iodide gives the B, the reaction of B with n-butyl lithium gives the product C, the product A, B and C will be। देखिए दो तीन बातें बोली हैं, बड़ी आसान सी बात है। बोला है कि फिनाइल लिथियम आपने लिया है, 1:3 में रिएक्शन कराते हैं किसकी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 1 लिया आपने, और फिनाइल लिथियम के 3 मॉलिक्यूल लिए। ठीक, तो क्या बनता है, ए हमें मिलता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आपने लिया PCl3, लाइक दिस, PCl3 आपने ले लिया भाई, PCl3, और क्या किया आपने भाई, फिनाइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराई, फिनाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम में देखो लिथियम पे पॉजिटिव, फिनाइल पे नेगेटिव। ठीक, इस तरीके से, और क्या करने वाला है भाई, आप इस तरीके से समझिए इसको, ऐसे होता है PCl3 कुछ ऐसे बना लीजिए आप, और क्या आएगा भाई, आप यहां पे देखने वाले हैं किस तरीके से अटैक करने वाला है आपका, फिनाइल अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा। एक पीएच नेगेटिव ने अटैक किया और इस Cl को बाहर कर दिया, फिर दूसरे पीएच नेगेटिव अटैक करेगा, इस Cl को बाहर करेगा, फिर तीसरा पीएच नेगेटिव अटैक करेगा और इस Cl को बाहर करेगा। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट मेरा ए होगा उसमें क्या होगा, तीनों आपके जो Cl हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और क्या जुड़ जाएगा वहां पे भाई, पीएच जुड़ेगा। 3 मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, इट विल बी PPH थ्राइस। तो ए तो बनने वाला है PPH थ्राइस। चलो देख लीजिए ए किस में PPH3 है, फर्स्ट में तो नहीं है, काट दीजिए इसको, सेकंड में बन सकता है अभी, देखिए थर्ड ऑप्शन में, देखिए जी हाँ थर्ड ऑप्शन में PPH3 बन सकता है, फोर्थ में नहीं है, काट दीजिए। आइए आगे देखते हैं और क्या होने वाला है यहाँ पे। फिर क्या बोला है, जो ए बना है उसकी फर्दर ट्रीटमेंट कराते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ में, MEI के साथ में ट्रीटमेंट कराएंगे इसका, PPH3 का, PPH3 का मिथाइल आयोडाइड के साथ में ट्रीटमेंट कराइए भाई, क्या बनेगा, बिल्कुल भाई PPH3 और मिथाइल आयोडाइड, PPH3 और साथ में मिथाइल आयोडाइड, MEI, मिथाइल आयोडाइड का ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ पे ये अटैक करेगा फास्फोरस इस तरीके से यहाँ पे, और आप देख पाएंगे क्या होने वाला है भाई, यहाँ से ये आपका आई यहाँ से बाहर हो जाएगा, एंड यू विल जस्ट सी दैट इज PPH3 और साथ में Me, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से बनने वाला है। तो ये बन जाएगा मेरा भाई, ये बन जाएगा, तो आप देख पाएंगे PPH3 और साथ में Me आएगा, PPH3 साथ में Me आएगा। पॉजिटिव दिखाइए या फिर बाहर की तरफ आई दिखा लीजिए, बात एक ही है। तो देखिए आप इसमें थोड़ा ध्यान से, सी बनने वाला देखिए PPH3 है, मिथाइल है, आई बाहर दिखाए पॉजिटिव की बजाय। ठीक, तो बी ही बनेगा। उसके बाद क्या बोला है भाई, जब बी की रिएक्शन कराता हूं n-ब्यूटाइल लिथियम के साथ में तो सी बनेगा। जब इसका n-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन होगा, n-ब्यूटाइल लिथियम, ये तो बेस होता है भाई, बेस प्रोटॉन निकालेगा यहां से, और क्या बन जाएगा देखिए कुछ ऐसा बनेगा, PH3 फास्फोरस पे पॉजिटिव पहले से है, और क्या आएगा यहाँ पे CH2 नेगेटिव। देखिए
हेटेरोएटम के बगल में कोई कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और हेटेरोएटम पे पॉजिटिव है। नाउ दिस इज द इलाइड, ये आपका इलाइड है, आप देख सकते हैं क्या होगा भाई, दिस इज द इलाइड। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, दैट इज PPS3 डबल बॉन्ड CH2 जस्ट लाइक दिस। तो यही तो आपका है, तो सी गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, देख लेना भाई, आपको सी बन जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉम्प्लेक्स HMCO5, क्या बोला है, दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया eta5C5H5 M-CO3 ट्वाइस ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, दोनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो आपसे पूछा M और M- क्या होगा, अरे सिंपली यहाँ पे जो मेटल दिए उनकी वैल्यूज पुट करके देख लेना, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू देख लेना, वहां पे 18 बन रही है कि नहीं बन रही है, कौन सा केस सेटिस्फाई होगा। लेकिन मेन बात देखने वाली क्या है भाई, देखिए जब हम प्रोटॉन NMR डाटा की बात करते हैं तो ये जो मेटल के साथ लगा प्रोटॉन होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, नेगेटिव में। तो आप क्या देखोगे, द वैल्यू विल बी नेगेटिव। और आप देख पाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ली है, देखिए पॉजिटिव वैल्यू देखिए कहाँ पे, उसको काट दीजिए। तो पहला जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, बिल्कुल यही है, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है। तो पहले कॉम्प्लेक्स के लिए हमेशा नेगेटिव होने वाला है, ये गलत हो जाएगा आपका बी, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू पॉजिटिव ली है। और डी भी गलत हो जाएगा, दोनों आपके हो सकते हैं नेगेटिव वाले। उसके बाद आप चेक कर लेना यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन काउंट, उसके बेस पे आप देख सकते हैं, काफी आसान सा आपके लिए रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना भाई, यहाँ पे 18 कैसे बन रहे हैं। अब एक केस बना है जब मैग्नीज होगा, मैग्नीज के कितने होते हैं भाई आपके 5 मैग्नीज के डी में होते हैं, 2 एस में होते हैं, 7 हो जाएंगे। 7 मैग्नीज के, एक हाइड्रोजन का, 7 और 1 8 और 10 यहाँ से, 2 पंजे 10, 10 और 8 18 बन जाएंगे। तो आंसर बनेगा ए गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। चलिए भाई धन्यवाद, आई होप आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा, और मैं आगे भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे ही लेक्चर लेके आता रहूंगा। तो प्लीज लाइक करिएगा सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नया चैनल है, ठीक, साथ देना भी आप लोगों को। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं भाई दोबारा से जल्दी ही।